Good evening, everyone. So, 12th, today I will start a topic of accounts for you. जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने अपनी रेगुलर क्लासेस में we have studied about issue of shares, forfeiture of shares and reissue of shares. That means we have completed basically the issue of share topic. हालांकि आपकी क्लास में मैंने इशू डिबेंचर भी शुरू कर दिया था, बट एट दैट टाइम सम स्टूडेंट्स वर absent. तो फॉर दैट आई एम स्टार्टिंग द टॉपिक अगेन फॉर यू पीपल. Look at it very carefully. Okay, let's start the topic issue of debentures first. देखिए, ये डिबेंचर्स वर्ड क्या है, इसका मतलब क्या होता है, पहले आप ये समझिए. व्हेन आई टॉक्ड अबाउट द टॉपिक ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, तो वहाँ शायद मैंने आप लोगों को डिबेंचर और शेयर्स के बीच का डिफरेंस समझाया था. एक बार फिर मैं उसके बारे में ज़रूर बात करना चाहूँगा आप लोगों से. देखिए, दो वर्ड आते हैं हमारे सामने. एक आता है शेयर्स. आई एम राइटिंग द वर्ड हियर नाउ. And second one is debentures. दोनों शब्दों में क्या फ़र्क है वो समझिए पहले आप लोग. देखिए, शेयर्स हों चाहे डिबेंचर्स हों, दोनों ही ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिन्हें हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं कंपनी के. वाई दीज आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ऑफ द कंपनी? बिकॉज कंपनी शेयर्स हो चाहे डिबेंचर्स हो तभी इशू करती है जब कंपनी को फंड की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, तो कंपनी को जब भी फंड की रिक्वायरमेंट होगी, या तो कंपनी शेयर्स इशू करेगी या फिर क्या इशू करेगी, डिबेंचर्स इशू करेगी. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, शेयर्स और डिबेंचर्स में डिफरेंस क्या होता है सर? देखिए, शेयर्स, एज आई टोल्ड यू, शेयर्स कंपनी की कैपिटल का पार्ट होता है. शेयर्स का पार्ट होता है कंपनी की कैपिटल का. और कैपिटल का पार्ट क्यों कहते हैं इसे हम लोग? क्योंकि जनरली शेयर होल्डर्स को कंपनी के मालिक समझा जाता है. दे आर ऑनर्स ऑफ द कंपनी, राइट. शेयर्स और डिबेंचर में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? ये कंपनी की कैपिटल का पार्ट होता है, जबकि ये कंपनी के लिए लोन होता है. जबकि ये कंपनी के लिए किसका पार्ट होता है? लोन का एक पार्ट होता है. अब लोन का मतलब क्या है यहाँ पर? लोन का मतलब ये है कि कंपनी अगर डिबेंचर्स इशू करती है तो डिबेंचर्स को कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म बोरिंग समझा जाएगा. मतलब ये है, डिबेंचर्स के थ्रू जो भी पैसा कंपनी ने लोगों से लिया है उसे एक लोन की फॉर्म में समझा जाएगा और उसे लॉन्ग टर्म बोरिंग में इंक्लूड किया जाएगा. समझ आ गई मेरी बात? नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, सर डिबेंचर्स बेसिकली होते क्या हैं? ये दिखने में कैसे होते हैं? इनका फिजिकल एस्पेक्ट क्या होता है? इनका फिजिकल स्वरूप क्या होता है? देखिए, दिखने में कुछ नहीं है. अगर दिखने की बात की जाए तो दे आर मेयरली पेपर्स. सब सिर्फ क्या होते हैं? पेपर्स होते हैं. एक पेपर एग्रीमेंट होता है जो किसको शो करता है? जो लोन को शो करता है कि कंपनी ने इन लोगों से इतने रुपए डिबेंचर्स की फॉर्म में, लोन की फॉर्म में ले रखा है. समझ आ गई मेरी बात? ठीक है, तो पहला डिफरेंस क्या हुआ शेयर्स और डिबेंचर्स में? ये कैपिटल का पार्ट होते हैं कंपनी का, और ये किसका पार्ट होते हैं? ये इसकी लोन का पार्ट होता है कंपनी का. ठीक है. सेकेंड डिफरेंस इज व्हाट? शेयर्स जब कंपनी इशू करती है तो कंपनी को शेयर होल्डर को शेयर्स पे क्या पे करना होता है? डिविडेंड पे करना होता है. What will company pay on shares? That is called as what? Dividend. लाभांश बोलते हैं इसे हिंदी में. और डिबेंचर्स पे जो चीज़ पे की जाती है दैट इज इंटरेस्ट. उसे हम कहते हैं इंटरेस्ट. इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज. आगे मेरी बात समझ में? ठीक है, ये एक सेकंड डिफरेंस होता है किसमें? शेयर्स और डिबेंचर्स में. ज़्यादा इसके बारे में डिस्कस ना करके मैं आप लोगों को सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि डिबेंचर्स का बेसिकली मतलब है क्या. डिबेंचर्स क्या है? डिबेंचर्स एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है कंपनी के लिए, जो कंपनी किस लिए इशू करती है? जब कंपनी को फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है. तो व्हाट इज डिबेंचर ऑल अबाउट? डिबेंचर्स आर जस्ट मेयरली पेपर्स विच विल शो ए लोन एग्रीमेंट बिटवीन कंपनी एंड द पीपल. दैट्स इट. इसके अलावा डिबेंचर्स और कुछ नहीं है. आगे मेरी बात समझ में? ठीक है, दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द डिबेंचर्स. नाउ मैंने यहाँ दो वर्ड और लिखे हैं, इन पे गौर कीजिएगा आप लोग. एक बॉन्ड्स और एक डिबेंचर्स. बहुत से लोगों को इन शब्दों में फ़र्क नहीं पता होता है. बॉन्ड्स और डिबेंचर्स में क्या डिफरेंस होता है? सभी लोगों को ये लगता है कि सर बॉन्ड्स और डिबेंचर्स एक ही बात है, दोनों में ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं. देखिए, बेसिकली अगर समझा जाए तो वैसे इन दोनों में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है. एक डिफरेंस इन दोनों में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा. वो किस केस में मिलेगा? वो मिलेगा जीरो कूपन बॉन्ड के केस में. यहाँ लिख रहा हूँ मैं इसको, जीरो कूपन बॉन्ड्स. व्हाट इज दिस कूपन सर? ये कूपन क्या है?
देखिए जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को अभी कि डिबेंचर्स पे क्या पे करना होता है, इंटरेस्ट पे करना होता है। किसको? कंपनी को इंटरेस्ट पे करना होता है। किसको? डिबेंचर होल्डर्स को। समझ आ गई मेरी बात? ठीक है। तो ये जो कूपन है, इस कूपन का यहाँ मतलब क्या है? इंटरेस्ट जिस रेट पे किया जाएगा उसको बोला जाता है कूपन रेट। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? कूपन रेट। तो उसे इंटरेस्ट रेट ना बोल के टेक्निकल फॉर्म में क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? कूपन रेट। जीरो कूपन बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है? जीरो कूपन बॉन्ड्स में और डिबेंचर्स में क्या डिफरेंस है, आप ये बात समझिए। जीरो कूपन मतलब जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड्स। अब ये बात थोड़ी समझ में नहीं आती सर, जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड्स का मतलब क्या? ये हुआ कि उन बॉन्ड्स पर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं देगी कंपनी हमें? देखिए ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इस पे इंटरेस्ट की रेट बिल्कुल जीरो होती है जीरो कूपन बॉन्ड्स पे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली में? ये होता क्या है? देखिए ये जीरो कूपन बॉन्ड्स जो होते हैं ये हैविली डिस्काउंटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये का कोई बॉन्ड है, वो आपको कंपनी 70 रुपीज़ में दे देगी। मतलब कितने रुपए के डिस्काउंट पे दिया आप लोगों को? 30 रुपीज़ के डिस्काउंट पे। और जब उस बॉन्ड का रिडम्पशन किया जाएगा, जब उस बॉन्ड का क्या किया जाएगा? रिडम्पशन किया जाएगा। कितने रुपए का बॉन्ड था वो? 100 रुपीज़ का। और कंपनी ने आपको कितने में दिया? इशू कितने में किया उसको? कंपनी ने इशू किया कितने में? 70 में। लेकिन जब उसका रिडम्पशन किया जाएगा, रिडम्पशन का मतलब क्या होता है? जब पैसा आपको रिटर्न किया जाएगा तो वो 70 रुपीज़ रिटर्न ना करके कंपनी कितना रिटर्न करेगी आप लोगों को? 100 रुपीज़। कंपनी ने लिया कितना था आप लोगों से? 70 रुपीज़। रिटर्न कितना कर रही है कंपनी आप लोगों को? 100 रुपीज़। तो 30 रुपये का जो फायदा आप लोगों को हो रहा है ना, ये 30 रुपीज़ का जो बेनिफिट आप लोगों को हो रहा है, ये 30 रुपीज़ का बेनिफिट और कुछ नहीं है, इंटरेस्ट ही है। बस इसे इंटरेस्ट ना कह के इसे क्या बोल दिया जाता है कि ये हैविली डिस्काउंटेड बॉन्ड्स होते हैं जो आपको रिडम्पशन के टाइम पे फुल वैल्यू प्रोवाइड करवाते हैं। तो इस 30 रुपये के फायदे को या इस 30 रुपये के बेनिफिट को अकॉर्डिंग टू द लाइफ ऑफ द बॉन्ड डिवाइड करके आप लोगों को दे दिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर 5 साल का बॉन्ड है तो हर साल आपको कंपनी कितने रुपए देगी? 6 रुपये। उसे इंटरेस्ट ना बोल के क्या बोल दिया जाता है? प्रॉफिट एक तरीके से। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? जीरो कूपन बॉन्ड्स। तो बॉन्ड्स में और डिवेंचर्स में बेसिकली डिफरेंस क्या हुआ? देखिए बॉन्ड्स और डिवेंचर में बेसिक डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस ये हुआ कि बॉन्ड्स पे इंटरेस्ट की रेट फिक्स नहीं होती है, जबकि डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट का अमाउंट क्या होता है? फिक्स होता है। इंटरेस्ट जिस रेट से बोला गया है उसी रेट से कंपनी को देना पड़ेगा। बॉन्ड्स के केस में ऐसा नहीं होता है। बाकी डिवेंचर और बॉन्ड में ज़्यादा कोई फर्क नहीं होता है। समझ आ गई मेरी बात? तो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ डिवेंचर्स, जो मैंने आप लोगों को बताया है कि डिवेंचर्स क्या होते हैं, डिवेंचर्स और शेयर्स में बेसिक क्या डिफरेंस है, डिवेंचर्स और बॉन्ड्स में बेसिकली क्या डिफरेंसेस आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर्स। क्लियर टू ऑल? जिन लोगों का इशू ऑफ शेयर ढंग से पढ़ा हुआ है उनको इशू ऑफ डिवेंचर्स में ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। कुछ चीज़ें अलग हैं जो मैं आप लोगों को यहाँ बताऊँगा अभी। समझ आ गई मेरी बात? ठीक है, लेट्स मूव अहेड नाउ। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट? टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स। हाँ जी, कितने टाइप के डिबेंचर्स होते हैं? देखिए डिबेंचर्स का सबसे पहला टाइप फर्स्ट इज रिडीमेबल डिबेंचर्स। सेकंड इज irredeemable debentures। Third is convertible debentures। Number 4 is non-convertible। debentures, right? These are the basically, इसके अलावा भी दो और होते हैं। एक होता है रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। registered debentures, and last one is bearer debentures। bearer debentures, हाँ जी। Let's talk about these two first, redeemable debentures and irredeemable debentures। Let's talk about this now। redeemable debentures का मतलब क्या होता है? देखिए redeemable debentures are those debentures which will be redeemed
जिनका रिडम्पशन करना ज़रूरी है बिफोर द वाइंडिंग ऑफ द कंपनी। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। रिडम्पशन और रिडीमेबल डिबेंचर्स का मतलब ये है कि आपको उन डिबेंचर्स का रिडम्पशन करना ही होगा। लेट्स हियर मी वेरी 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 वेरी, बहुत ध्यान से आप लोगों को मेरी बात को सुनना है। रिडीमेबल डिबेंचर्स का मतलब ये है ऐसे डिबेंचर्स जिनका रिडम्पशन का मतलब मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। रिडम्पशन का मतलब होता है पैसा रिटर्न करना। अगर आप कंपनी ने लोगों से पैसा लिया है तो उस पैसे को कंपनी को रिटर्न भी करना होता है। तो अगर डिबेंचर्स का रिडम्पशन, रिडीमेबल डिबेंचर्स अगर हैं सॉरी, तो उनका रिडम्पशन कंपनी के वाइंडिंग अप से पहले पहले करना ज़रूरी है। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि मैक्सिमम कितने साल के डिबेंचर्स इशू हो सकते हैं। मैक्सिमम कितने साल के डिबेंचर्स इशू हो सकते हैं। आई एम राइटिंग हियर अगेन अबाउट रिडीमेबल डिबेंचर्स। सुनिएगा मेरी बात को एक बार दोबारा से। रिडीमेबल डिबेंचर्स, हाँ जी, रिडीमेबल डिबेंचर्स मैंने क्या कहा, इनका रिडम्पशन कंपनी के वाइंडिंग अप से पहले पहले होगा। ध्यान रखने वाली बात क्या है इसमें कि मैक्सिमम कंपनी कितने साल तक के डिबेंचर्स इशू कर सकती है। लिसन वेरी केयरफुली एवरीवन। मैक्सिमम जनरली जो जनरल कंपनीज होती हैं, कौन सी कंपनीज, जनरल, या जिनको अपन ट्रेडिंग कंपनीज कहते हैं, जो ट्रेडिंग का काम करती हैं, ट्रेडिंग कंपनीज जो भी हैं वो मैक्सिमम 10 ईयर्स तक के डिबेंचर्स इशू कर सकती है। हाउ मेनी ईयर्स? 10 ईयर्स। अब इसका मतलब क्या है वो समझिए। इसका मतलब ये है कि इन कंपनीज को 10 साल के अंदर अंदर डिबेंचर्स का पैसा क्या करना होगा, रिटर्न करना होगा। 10 साल से ज़्यादा के डिबेंचर्स ये कंपनीज इशू नहीं कर सकती है मार्केट में। आगे मेरी बात समझ में? कौन सी कंपनीज? अगर जनरल ट्रेडिंग कंपनीज हो तो। लेकिन अगर कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर में एंगेज्ड हो, किस में एंगेज्ड हो? अगर कंपनी किस में एंगेज्ड हो? इंफ्रास्ट्रक्चर में एंगेज्ड हो। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? बिल्डिंग बनाना, रोड बनाना, ये सारे कामों में, ब्रिजेस बनाना, इन सारे कामों में अगर कोई कंपनी एंगेज्ड है या उनका काम यही है, तो उन कंपनीज को ये छूट दी हुई है कि वो मैक्सिमम 30 ईयर्स तक के डिबेंचर्स इशू कर सकती हैं। मैक्सिमम 30 ईयर्स। मैक्सिमम 30 ईयर्स का मतलब क्या है? इन कंपनीज को मैक्सिमम कितने सालों में पैसा रिटर्न करना होता है डिबेंचर्स को? 30 सालों में। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ये मैक्सिमम टाइम पीरियड है। मैक्सिमम का मतलब इससे ज़्यादा के डिबेंचर्स इशू नहीं हो सकते। आगे मेरी बात समझ में? दिस इज व्हाट ऑल अबाउट आवर फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट टाइप ऑफ डिबेंचर, रिडीमेबल डिबेंचर्स। टॉक अबाउट द सेकंड वन, इररिडीमेबल डिबेंचर्स। इट्स वेरी सिंपल। इररिडीमेबल का मतलब क्या होता है? जिन रिडम्पशन का डिबेंचर्स कंपनी के वाइंडिंग अप के समय होगा, उससे पहले नहीं होगा। मेरी बात को फिर ध्यान से सुनिएगा। जिन डिबेंचर्स का रिडम्पशन कंपनीज के वाइंडिंग अप के समय होगा, वाइंडिंग अप के टाइम पे होगा, उससे पहले नहीं होगा, वो कौन से टाइप के डिबेंचर्स होते हैं? इररिडीमेबल। जनरली ये डिबेंचर्स देखने को नहीं मिलते। क्लियर टू ऑल? थर्ड वन इज एज सिंपल एज दैट, कन्वर्टिबल। कन्वर्टिबल का मतलब ये है ऐसे डिबेंचर्स जिनको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? शेयर्स में। जैसे कि मेरे पास अगर डिबेंचर्स हैं और अगर वो डिबेंचर्स कन्वर्टेबल हैं तो मैं उन डिबेंचर्स के बदले शेयर्स ले सकता हूँ, इक्विटी शेयर्स भी ले सकता हूँ, प्रेफरेंस शेयर्स भी ले सकता हूँ। अगर कौन से डिबेंचर्स होंगे? नेचर में कन्वर्टेबल होंगे। क्लियर? नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, वो डिबेंचर्स जिनका कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। आपने डिबेंचर्स लिए हैं तो वो हमेशा डिबेंचर्स ही रहेंगे। आप चाह के भी किसी भी कंडीशन में उन्हें शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज उनका नेचर क्या है? नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। क्लियर टू ऑल? 5th and 6th आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, समझिएगा इनको, क्योंकि उनमें जनरली प्रॉब्लम रहती है। हाँ जी, 5th टाइप का जो डिबेंचर मैंने लिखा है आप लोगों के सामने वो क्या है? रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। आई एम राइटिंग दिस अगेन। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। देखिए, रजिस्टर्ड डिबेंचर्स का मतलब क्या होता है, समझिएगा इस बात को। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स का मतलब ये होता है, कंपनी जब डिबेंचर्स इशू करती है तो कंपनी अपने पास एक रजिस्टर मेंटेन करती है जिसके अंदर कंपनी उन सारे डिबेंचर होल्डर्स का नाम लिखती है जिनसे उन्होंने पैसा लिया है। मतलब
उस रजिस्टर में कंपनी के सारे डिबेंचर होल्डर्स का नाम होगा। तो जिन डिबेंचर होल्डर्स का नाम उस रजिस्टर में है वो कौन से डिबेंचर्स हैं? रजिस्टर्ड डिबेंचर्स हैं। सर फर्क क्या पड़ेगा नाम होने या ना होने से? बहुत फर्क पड़ता है। फर्क ये पड़ता है कि अगर डिबेंचर्स रजिस्टर्ड हैं, रजिस्टर्ड नेचर के हैं, तो फिर कंपनी इंटरेस्ट उसी को देगी जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर में लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल पंकज, अगर ये नाम रजिस्टर में लिखा हुआ है तो इस पंकज को ही इंटरेस्ट दिया जाएगा डिबेंचर्स पे, और किसी को डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। आप समझेंगे सर ये तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर डिबेंचर्स पंकज ने खरीदे तो पंकज को ही मिलेगा इंटरेस्ट, तो आप ये मुझे क्या बता रहे हैं? देखिए मैं जो बात बताना चाह रहा हूं उसको समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। अगर मैंने डिबेंचर्स खरीदे तो मेरा नाम उस रजिस्टर में लिखा हुआ है, लेकिन अगर मैंने मेरे डिबेंचर्स किसी और को दे दिए और अगर वो ये दावा करता है कि इंटरेस्ट मुझे मिलना चाहिए, तो कंपनी उसे इंटरेस्ट नहीं देगी, क्योंकि कंपनी के डिबेंचर्स कौन से हैं? रजिस्टर्ड है। मान लीजिए मैंने ये डिबेंचर्स किसी थर्ड पार्टी को बेच दिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने राकेश नाम के किसी इंडिविजुअल को ये मेरे डिबेंचर्स बेच दिए। अब डिबेंचर्स उसके पास है, राकेश के पास, तो इंटरेस्ट किसे मिलना चाहिए? राकेश को मिलना चाहिए, और राकेश दावा भी करेगा इंटरेस्ट का, लेकिन कंपनी नहीं देगी, क्योंकि कंपनी के डिबेंचर्स कौन से? रजिस्टर्ड, और कंपनी इंटरेस्ट उसी को देगी जिसका नाम किसमें लिखा हुआ है? रजिस्टर में, दैट इज पंकज। तो किसको मिलेगा इंटरेस्ट? पंकज को मिलेगा। इसी का एक अपोजिट फॉर्म होता है बियरर डिबेंचर्स। बियरर, जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है आप लोगों को, बियरर का मतलब क्या होता है? वो डिबेंचर्स जिसमें क्या होगा, जो बियरर होगा डिबेंचर्स का, बियरर का मतलब क्या होता है? जिसके पास डिबेंचर्स होंगे उसी को इंटरेस्ट मिलेगा, जिसके पास डिबेंचर्स होंगे उसी को इंटरेस्ट मिलेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल मैं दोबारा लेता हूँ, यहाँ डिबेंचर्स रजिस्टर्ड, तो इंटरेस्ट किसको मिल रहा था? पंकज। अगर यही डिबेंचर्स क्या होते हैं? बियरर डिबेंचर्स होते हैं, तो फिर इंटरेस्ट पंकज को नहीं मिलेगा, फिर किसको मिलेगा? राकेश को मिलेगा, क्योंकि डिबेंचर्स किस नेचर के हैं? बियरर। जिसके पास डिबेंचर्स होंगे उसी को इंटरेस्ट दिया जाएगा, अगर डिबेंचर्स किस नेचर के हैं? बियरर डिबेंचर्स हैं। क्लियर टू ऑल? तो ये डिफरेंस है किसमें? रजिस्टर्ड में और बियरर डिबेंचर्स में। दीज आर द 6 टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। क्लियर टू ऑल? एनी डाउट एनीवन? अगर हो तो आप मुझे यूट्यूब पे कमेंट में लिख सकते हैं, या मुझसे कभी भी आप लोग पूछ सकते हैं। आई विल मेक यू डाउट क्लियर फॉर श्योर। ओके।